गुड आफ्टरनून क्लास। इससे पहले के क्लास में आपको कहाँ तक बता दिए थे हम? स्थलाकृतियों के बारे में बताए थे। स्थलाकृति स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी के बारे में हम आपको समझाए थे। कौन कौन सी टोपोग्राफी बता दिया गया था आपको? आइस आइस टोपोग्राफी आज बताना था आपको। हम नदी द्वारा होने वाली रिवर टोपोग्राफी के बारे में बता दिए थे। रिवर टोपोग्राफी पीडीएफ जोड़ दिए हैं बाबू, अभी जस्ट जोड़े हैं। क्लास के बाद आप ले लेंगे पीडीएफ। पीडीएफ जो है टोटल टोपोग्राफी का अभी जस्ट जोड़े हुए हैं, 2 मिनट हुआ जोड़े हुए। आप जब तक क्लास करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा देखिए, रिवर टोपोग्राफी हो गया था, ओशियन टोपोग्राफी हो गया था, अंडर वाटर हो गया था, अंडरग्राउंड वाटर भी हो गया था। अब 3 टाइप के हो गए ना। अब चौथा बता देते हैं आपको, आइस टोपोग्राफी। उसके बाद से कोस्ट लाइन, उसके बाद से सैंड टोपोग्राफी। ये कंप्लीट हो जाएगा। आज आपको आइस टोपोग्राफी के बारे में बता रहे हैं। ओशियन नहीं हुआ है बेवकूफ। लैगून झील तब कहाँ से हो गया? ओशियन नहीं हुआ है तो लैगून झील कहाँ से बन गया है? ओशियन नहीं हुआ है तो ओशियन का आधा लैगून उसमें बताते हैं, आधा इसमें बताएंगे। मतलब कोस्ट लाइन वाले में बोलता है सर ओशियन नहीं हुआ है। इसको क्या हो गया? देखिए, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। हिमनद हिमनद को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। हिमनद को क्या कहते हैं भैया? ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। हिमनद को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। अब ये ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ। बर्फ के द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण होता है, इसमें 2 चीजें आप याद रखिए, ये मेंस के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। स्क्रीन झिलमिला रहा है। इतना दिन क्लास इसलिए नहीं हुआ बहू कि मेरा तबीयत गड़बड़ा गया था। हम खांसते थे तो मेरा ना यहाँ से दोनों ये चीज ऐसे यहाँ का नस चढ़ जाता था, पता ही नहीं क्यों। हमको लगा सच रहा, हमको खतरनाक वाला कोरोना तो नहीं हो गया। असल में हमको बचपन में एक बार निमोनिया हो गया, इसलिए हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, खास करके इस कोरोना के बीच में। देखिए भैया, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में हम लोग आपको समझाते हैं। 2 चीजें याद रखिएगा। शुद्ध हिमनद यानी शुद्ध बर्फ से ज्यादा अपर्दन यानी इरोजन का काम नहीं होता है। जब उस बर्फ में लकड़ी के टुकड़े आ जाते हैं, पत्थर के टुकड़े आ जाते हैं, उससे वो हिमनद ज्यादा करता है। क्वेश्चन आपसे एक बार एग्जाम में पूछा था यूपीएससी में कि हिमनद जो होते हैं यानी ग्लेशियर यानी बर्फ, कश्मीर में देखते हैं ना बर्फ वगैरह पड़ते रहता है। तो बर्फ का जो होता है, अगर मान लीजिए दोनों ओर पहाड़ है, इस साइड में पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, इसे इन पहाड़ के बीच में ग्लेशियर निकल रहा है। पहाड़ के बीच में ग्लेशियर है। क्वेश्चन आएगा कि ग्लेशियर की स्पीड कहाँ ज्यादा होती है? यहाँ से ऐसे ग्लेशियर जा रहा है वाइट वाइट करके, यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है ग्लेशियर। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि स्पीड कहाँ ज्यादा होती है। हम लिख देते हैं यहाँ पॉइंट नंबर ए और ये पॉइंट नंबर बी। बताएंगे 1 2 3 कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है? 1 2 3 स्पीड कहाँ ज्यादा होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? भैया 2 पे ज्यादा मिलता है। बर्फ का जो घिसा होता है वो 2 नंबर पे ज्यादा होता है। रीजन देखिए क्या है। इधर से जो बर्फ जाएगा वो इससे टकरा के फंसेगा, और इधर वाला बर्फ इससे टकरा के फंसेगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें ज्यादा टकरा जाएगा, जबकि बीच वाला बर्फ आराम से निकल जाएगा। इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए 2 ठो बांस गाड़ दीजिए, एक ठो यहाँ एक ठो यहाँ यहाँ। आप देखेंगे बीच वाला बांस थोड़ा आगे निकल जाएगा, ये वाला यहीं रह जाएगा। तो बर्फ हमेशा इसकी गति बीच में ज्यादा होती है। बर्फ की गति हमेशा बीच में ज्यादा होती है। बर्फ द्वारा जो हिमनद होते हैं, जब ये पहाड़ों से निकलते हैं इस तरह से पहाड़ से, तो ध्यान दीजिएगा, ये नदियों के जैसे भी आकार की घाटी नहीं बना पाते हैं। नदियां इसमें से जब निकल रही थी तो एकदम भी शेप काटी थी, भी शेप की वैली बनाई थी, एकदम यहाँ भी बना दी थी, क्योंकि नदियां एकदम नीचे तलहटी तक जाती हैं। लेकिन बर्फ के सेंस में ऐसा नहीं होता है। बर्फ में ये भी आकार की घाटी नहीं बन पाती है। ये दिखती है भी की तरह, लेकिन इसमें कुछ बर्फ भर जाता है। अब बर्फ जब भर जाता है ना, तो नीचे बर्फ पेंदी में कुछ जमा हो जाता है, नीचे पेंदी में जमा हो जाता है, इस तरह से बर्फ बन जाता है। तो ये भी ना बन के, ये भी नहीं बन पाता है, बर्फ इस तरह से जम जाता है, तो ये यू आकार की घाटी बना लेती है। किस आकार की घाटी बना लेती है? यू आकार की घाटी। तो नदी द्वारा भी आकार की घाटी, और बर्फ द्वारा कौन सी घाटी? यू आकार की घाटी।
बर्फ द्वारा हो गया यू आकार की घाटी। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आई आकार की घाटी नदी द्वारा, भी आकार की घाटी नदी द्वारा, गार्ज नदी, कैनियन नदी। लेकिन यहाँ क्या बनती है भैया, यू आकार की घाटी। क्यों? क्योंकि नदियां जो होती हैं वो एकदम तलहटी से काटना चालू करती हैं। जबकि बर्फ में ऐसा नहीं होता है। बर्फ में क्या होता है, नीचे में बर्फ जमा हो जाता है। तो नदी जब भी बर्फ बनता है तो कौन सी घाटी बनती है, यू आकार की घाटी बनती है। यू शेप की वैली बनेगी, भी शेप की नहीं बनेगी। आगे बढ़े। स्क्रीन कुछ वाइब्रेट कर रहा है क्या? अरे यार वीडियो नहीं चल रहा तो एक बार वापस जाके देख लो। ठीक चल रहा है यार, आपके यहाँ नेटवर्क कम होगा। आपके यहाँ नेटवर्क कम रहता है, आप जाके खेत में बैठ जाओगे, लोग उसको हमको बोलोगे। देखिए, इसके अलावे आपको बर्फ में दो आकृति और पढ़नी है। पहला आपको देख लिए, ये वाली चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा उतना कंफ्यूजन होता है आप लोग को। तो पहला क्या था, भी शेप वैली, भी आकार की घाटी, भी शेप वैली। अब दूसरा होता है लटकती घाटी। लटकती घाटी, लतकती घाटी क्या होता है भैया? और एक होता है नुनाटक। नु नाटक, ये दो अलग अलग चीजें होते हैं। नुनाटक इंग्लिश हिंदी दोनों कहेंगे, लटकती घाटी को हैंगिंग वैली कहते हैं लोग। देखिए बाबू, मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान था। ऐसे बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान था ये बर्फ का हो गया यहाँ पे। और इस बड़े से बर्फ के हिमनद द्वारा, हिमनद समझते हैं, ग्लेशियर द्वारा, इस बड़े से बर्फ के टुकड़े द्वारा अगर कोई इस बर्फ के टुकड़े के पास कोई छोटा सा बर्फ का टुकड़ा आ जाता है, कोई छोटा सा बर्फ का टुकड़ा यहाँ आके इस तरह से लटक जाता है, तो इस छोटे वाले को हम लोग कहते हैं लटकती घाटी। इसे क्या कहेंगे, हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली कहते हैं, लटकती घाटी। लेकिन होता क्या है, ये लटकती घाटी इसको नीचे से ढकेलते रहती है, ढकेलते रहती है। तो एक वक्त ऐसा आता है, यार इतना जोर जोर से क्या कमेंट कर रहा है लोग यार, बिना फालतू का कुछ कुछ लिखते रहता है लोग। हम लोग वहां देखते रहते हैं, कहीं क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तुम्हारा वीडियो नहीं चल रहा है तो तुझे घर चले जाओ। 20 बार बोले नहीं चल रहा है तो एप्लीकेशन में बंद करो, वापस आ जाओ। बुक कैसे मिलेगा, गधा कहीं का, दुकान पे जाके बोलेगा खान सर का न्यूमेरिकल का बुक चाहिए तो मिल जाएगा। हम घरे तोरा पहुंचाएंगे। कमेंट ऑफ हो गया। ये नीचे वाली जो घाटी होती है, इस नीचे वाली घाटी को हम लोग कहते हैं लटकती घाटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब ये लटकती घाटी इसको ढकेलती रहती है, इस बड़ी वाली घाटी को ढकेलती रहती है। और आपको पता है कि बर्फ को अगर ढकेलिएगा या दबाव लगाइएगा तो जल्दी पिघल जाता है। इसलिए आइसक्रीम खाते वक्त हम लोग होंठ से बर्फ को दबा देते हैं। होंठ को ऐसे दबा देते हैं, तो जब होंठ को हम लोग दबा देते हैं तो बर्फ तेजी से पिघलने लगता है। तो एक वक्त आएगा ये बर्फ इसमें पिघलने लगेगा। तो ये जो बड़ी वाली घाटी है ये तो रहेगी ही। बड़ी वाली घाटी जो है इस तरह से रहेगी, मान के चलिए इस तरह से यहाँ बना देते हैं बड़ी वाली घाटी। बर्फ हमेशा पिघलते उगलते रहता है, इसका शेप साइज हमेशा बदलते रहता है। तो बर्फ ऐसे है। ये हो गया। अब इसमें क्या है कि ये वाली जो घाटी है ये अंदर घुस जाएगी, ऐसे अंदर घुस जाएगी। ये अलग शेप हो गया, उसी से ये भी बना है, तो इसे कहते हैं नुनाटक। ये जो हो गया ये नुनाटक हो गया। जब कभी भी किसी बड़े से ग्लेशियर के नीचे, जब कभी किसी बड़े से ग्लेशियर के नीचे कोई छोटा ग्लेशियर आके घुस जाता है तो उसे नुनाटक कहते हैं। और अगर ये बाहर लटका रहेगा तो इसे लटकती घाटी कहते हैं। बाहर लटका है तो इसे क्या कहेंगे, लटकती घाटी। और अंदर घुस गया तो इसे नुनाटक कहा जाता है। अंदर घुसने के बाद इसे हम लोग क्या कहते हैं, नुनाटक। ये कौन सा हो गया भैया, लटकती घाटी, और ये हो गया नुनाटक। एक हो गया लटकती घाटी और एक हो गया नुनाटक। दो टाइप के होते हैं सर, लटकती घाटी और नुनाटक। दोनों में अंतर क्या, कि वो बाहर लटका रहेगा, ये अंदर घुस जाएगा। तो दोनों में क्या हो गया भैया, नुनाटक हो गया, लटका रहेगा। आप लटकती घाटी देखे होंगे, महिलाएं जब घड़ा लेके जाती हैं तो ये घड़ा को इधर लटका लेती हैं। घड़ा को क्या कर लेती, लटका लेती। तो वो क्या है, एक तरह का लटकती घाटी की तरह।
बच्चा सबको भी अपने इधर बैठा लेती हैं, वो भी एक तरह से लटकती घाटी है। अंदर घुस गया कोई चीज में तो समझ जाइए पूरा, तो वो हो गया नीचे की और यहाँ पर अगर ये बर्फ पिघलने के बाद चला गया तो इसे क्या कहा जाता है, नुनाटक। ये तीन चीजें याद रखेंगे, लटकती घाटी, नुनाटक, ये तीनों पूछता है। इसमें हर चीज अलग अलग शेप में बनते हैं। तो वी शेप वैली अब देख लिए, वी शेप वैली तो इसमें बनेगा नहीं, यू शेप बनेगा। और यहाँ क्या बनेगा, लटकती घाटी। क्या बनेगा, लटकती घाटी और नुनाटक। लटकती घाटी नुनाटक हो गया। अब इसमें आगे और समझाते हैं। इसमें कई चीजें आपस में रिलेटेड रहती हैं। इसमें एक आता है सार्क, एक होता है सार्क, सर्क बोलते हैं जिसे, या सार्क बोलते हैं। सार्क नहीं होता है, सर्क होता है, सर्क, सर्क। दूसरा एरीटी, एरीटी, इंग्लिश हिंदी दोनों इसी में याद रखेंगे लोग, एरीटी, एरीटी। एरीटी के बाद होता है गिरी श्रिंग, गिरी श्रिंग, माउंटेन हॉर्न बोलते हैं इसे, गिरी श्रिंग, गिरी श्रिंग। ये तीन चीजें जो होती हैं आपस में थोड़ी सी मैच करती हैं, चाहे वो सर्क हो गया, एरीटी हो गया, या गिरी श्रिंग हो गया, ये तीनों मैच करते हैं। देखिए कैसे तीन तीन के ग्रुप में बना देते हैं। सर्क किसे कहा जाता है, जब कभी भी किसी बर्फ में गड्ढा हो जाए तो उसे सर्क कहते हैं। जैसे ये बर्फ है, सफेद रंग का बर्फ बना देते, ये बर्फ है, ऐसे बर्फ की ये चादर है, पूरा बर्फ बना देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये बर्फ का चादर है यहाँ से, देखिए बाबू। अब इसमें हम एरीटी सर्क तीनों एक ही में बना देंगे। सर्क किसे कहा जाता है, तो जब कभी भी बर्फ में गड्ढा बन जाता है तो उसे हम लोग सर्क कहते हैं। बर्फ में पड़ने वाले गड्ढे को क्या कहेंगे, सर्क कहा जाएगा यहाँ। अभी ये व्हाइट कलर का जितना बनाए ये क्या चीज है, ये बर्फ है। अब इसमें सर्क बनता है, देखिए गड्ढा जो होता है वो क्या बनेगा, सर्क बनेगा। इसमें बनने वाला गड्ढा को हम क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं। ये गड्ढा बन गया ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्क कहेंगे। बर्फ में पड़ने वाले गड्ढे को हम क्या कहेंगे, सर्क कहेंगे। लेकिन जब कभी भी किसी बर्फ के दो ओर सर्क बन जाए, जैसे यहाँ भी सर्क बन जाए, जैसे एक यहाँ सर्क बन जाए और यहाँ कुछ बर्फ खाली रह जाए, और फिर यहाँ भी सर्क बन जाए, तो इस सर्क के बीच में जो खाली जगह देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इसे को ये एरिया देखिए ध्यान से, ये वाले, ये उठा वाला एरिया, ये इसको हम लोग कहते हैं एरीटी। इसे क्या कहेंगे, एरीटी। अभी ये क्या है, सर्क है। क्या है, सर्क है। जब दो लगातार सर्क बन जाते हैं तो इनके बीच का ये खाली जगह जो होता है इसे कहते हैं एरीटी, एरीटी कहते हैं। सर्क के बीच के खाली जगह को एरीटी कहते हैं। और जबकि इस गड्ढा को क्या कहते हैं, इस गड्ढा को तो हम सर्क कहते हैं। ये तो नॉर्मल है सर्क, सर्क और एरीटी में कुछ खास अंतर नहीं होता है। लेकिन कभी कभी हिमनद वाले एरिया में लाइन से सर्क बन जाते हैं। एक यहाँ सर्क बनेगा, फिर एक यहाँ सर्क बन जाएगा, एक इधर सर्क बन जाएगा। लाइन से जब गड्ढे बनने लगते हैं, गड्ढा बनता क्यों है, बारिश वगैरह से, ये सर्क बन गया। लाइन से सर्क बनने लगते हैं। तो जब कभी भी सर्क लाइन से बन जाते हैं, ये लाइन से सर्क बन जाते हैं यहाँ पर, तो इन्हें को हम कहते हैं गिरी श्रिंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये लाइन से जो सर्क बने, केवल रेड वाले पोर्शन को देखेंगे तो ये रेड वाला पोर्शन कैसा दिखेगा, ये सर्क हो गया, ये सर्क हो गया, ये सर्क हो गया, ये सर्क हो गया। ये वाला एरिया लगेगा जैसे कंघी की तरह उठा हुआ है। बीच बीच में का बर्फ खाली हो गया, बीच बीच में का बर्फ क्या हो गया, खाली हो गया है। इसको इसको ऐसे नहीं समझेंगे तो दोबारा देखिए, यहाँ पे गड्ढा है तो हम उसमें काला रंग भर दिए हैं, बेहतर होगा कि रंग मिटा ही देते हैं। यहाँ अब देखिए, अब आपको क्लियर समझ में आएगा, रंग मिटा दिए। ये क्या है, सर्क है, और ये क्या है, एरीटी है। अब जब लाइन से एरीटी बन जाता है तो कई सारे सर्क एक पास आ जाते हैं। एक यहाँ सर्क बन जाए, एक यहाँ बन जाए, आई ससुरा मिट गया पूरा। ये क्या चीज बन गया भैया, वो है आपका गिरी श्रिंग। गिरी श्रिंग, गिरी मतलब होता है पर्वत, माउंटेन, गिरी, श्रिंग मतलब होता है सींग। गिरी श्रिंग, माउंटेन हॉर्न बोलते हैं इसे। इसे क्या कहेंगे, माउंटेन हॉर्न बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें अंतर किस बात का, बहुत माइन्यूट अंतर होता है।
अगर दो और सर्क बन गया, इधर इधर दो जगह सर्क बन गया, तो बीच की उठी हुई जगह को हम एरिटी कहते हैं। और केवल नॉर्मल सर्क बना है तो इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल गड्ढा है तो उसे सर्क कहेंगे। लाइन से खूब ज्यादा सर्क बन गया सर, लाइन से इस तरह से सर्क खूब ज्यादा लाइन से बन गया तो ये सिंह की तरह दिखने लगेगा, तो इसे क्या कहा जाता है, गिरी श्रृंग कहते हैं। लाइन से दिखने लगता है तो इसे क्या कहा जाता है, गिरी श्रृंग के नाम से जानते हैं। गिरी श्रृंग के नाम से जानते हैं, किसी को कोई दिक्कत है, गिरी श्रृंग के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसमें होल हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, होल हो जाता है और आर पार दिखने लगता है। इसमें होल हो गया और कैसा दिखने लगता है, आर पार। अब देखिए तो ध्यान से, इसमें आर पार दिख रहा है कि नहीं, भोंका टाइप का हो गया। तो बर्फ का जो बहुत बड़ा चट्टान होता है उसमें कभी कभी होल हो जाता है, तो आर पार आदमी आ जा सकता है, ऊपर भी बर्फ नीचे भी बर्फ, गुफा की तरह हो जाता है। तो इसको हम लोग रंध्र न कह के कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल। इसे क्या कहेंगे, कॉल। भारत का सबसे महत्वपूर्ण कॉल कौन सा है, इंदिरा कॉल। याद है आपको, जम्मू कश्मीर का भारत का सबसे ऊपरी जगह क्या है, इंदिरा कॉल। कॉल किसे कहा जाता है, बर्फ के पहाड़ यानी ग्लेशियर में एक ऐसा छेद जिसमें आर पार दिखता है उसे क्या कहते हैं, कॉल कहते हैं। भारत का सबसे प्रमुख कॉल इंदिरा कॉल। अगर यही गड्ढा ऊपर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, सर्क। दो लाइन से सर्क हो जाए तो बीच के बर्फ को क्या कहते हैं, एरिटी। लाइन से सर्क हो जाए तो बीच में बचे हुए सबको क्या कहते हैं हम लोग, गिरी श्रृंग। ये जितने उठे हुए जगह हैं, से ये भी गिरी श्रृंग, ये भी गिरी श्रृंग, ये भी गिरी श्रृंग, जितने उठे हुए जगह इन्हें हम क्या कहते हैं, गिरी श्रृंग के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, गिरी श्रृंग के नाम से जानते हैं। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गए थे उधर कमेंट पढ़ने, देखे कमेंट ऑफ किए हुए, धड़ाधड़ कमेंट करता है, ऐसा समझे में नहीं आता है, पढ़ रहा है कि कमेंट कर रहा है। एक ही चीज को 20 बार बोलता है। ये समझ में आ गया, गिरी श्रृंग। यहाँ तीनों चीज एक से रिलेटेड है, तीनों एक से रिलेटेड थी सब। जबकि इससे पहले देखेंगे ये वाला, तो ये यू शेप वैली हो गया, यू शेप वैली। और लटकती घाटी, किसी बड़े ग्लेशियर के बगल में छोटा ग्लेशियर है, उसे हम क्या कहते हैं, लटकती घाटी। अंदर चला गया तो इसे क्या कहते हैं, नूनाटक कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर इसका बर्फ हुआ गया कहाँ, इसका बर्फ हुआ गया कहाँ। तो भैया पिघल पिघल के आगे कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, पिघल पिघल के आगे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अब ये जब जमा होता है पिघल पिघल कर, आगे जब ये पिघलता है तो ये आगे जाकर जमा हो जाता है, तो उसके अलग अलग नाम से जानते हैं लोग। जैसे बर्फ जब जमा होता है पहाड़ों पर तो बहुत इस तरह शेप में दिखा होता है, इस तरह से बर्फ पिघले रहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हिमओढ़ कहते हैं। बर्फ ओढ़ लिया है, इसे क्या कहा जाएगा, हिमोड़ कहते हैं। बर्फ ओढ़ लिया, इसे हिमोड़ कहते हैं। इसी को हम लोग रास मोटाने या मोरेन कहते हैं। रास मोटाने या मोरेन, रास मोटाने या मोरेन के नाम से जानते हैं। जब कभी भी बर्फ पहाड़ी पे ऊपर ऐसे बिखरे रहते, इसी से लोग खेलते हैं। आप लोग मूवी में देखते होंगे, बर्फा उठा के इसे फेंक रहा है, वो हीरोगा हीरोइनिया फेंकता है, हीरोइनिया इस पे फेंकती है। समझ में आ गया कि नहीं। शुरुआत में ये सब डेमो देने के लिए शिमला जाता है सब, उड़ने जाता है सब, उसके भी आके 4 साल बाद से जो है नैहर नहीं ले जाता है सब। तो यही क्या है, हिमोड़ है। यह है हिम ओढ़, बर्फ की ओढ़ी हुई चादर जिसे कहते हैं हिम ओढ़, हिमोढ़। जैसे जल द्वारा लाया गया मिट्टी क्या कहलाती है, जल ओढ़। उसी तरह बर्फ के द्वारा लाई गए बर्फ के चादर को क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। इसको मोरेन कहते हैं, मोरेन। इसको कहते हैं रास मोटाने, रास मोटाने, रास मोटाने। सब एक एक चीज का नाम है। जब कभी भी पहाड़ी एरिया में बर्फ का जब ढलान होता है तो ढलान पे बहुत सारे बर्फ जमे रहते हैं जिसपे लोग खेलते हैं, कूदते हैं, छुट्टी मनाने जाते हैं, उठा उठा के ऐसे मुंह पे फेंकते हैं सब। यही क्या चीज है भैया, रास मोटाने। यही क्या है, मोरेन। इसी को क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। तो ये तीनों चीज एक ही है, तीनों चीज क्या होते हैं, एक ही हो जाते हैं। ये तीनों चीज लग एक ही है, कोई खास अंतर नहीं होता है। मोरेन, रास मोटाने और हिमोड़। किसी को कोई दिक्कत है। ये हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति टोपोग्राफी मेड बाई आइस या ग्लेशियर कहिएगा, आइस या ग्लेशियर, आइस या ग्लेशियर के द्वारा बनने वाली ये टोपोग्राफी होती है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हिमोड़, मोरेन, रास मोटाने इस सब के बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग क्लास, इसके आगे का चीज।
अब बर्फ जो होता है बहू पहाड़ों पे से नीचे उतरता है। बर्फ जो है पहाड़ से नीचे उतरता है, इसे पहाड़ है, इस पहाड़ पे जमा रहता है बर्फ। इस पे क्या जमा रहता है? बर्फ जमा रहता है। इन्हीं पहाड़ों पे बर्फ जमे रहते हैं। ये कौन सी आकृति बनाई है भैया? यू आकार की घाटी। अब जब ये बर्फ मिलता है तो ये नदियों में मिलने लगता है। आगे जाके पानी आ जाता है, बर्फ जहाँ रहेगा वहां से नीचे से फिर पानी टाइप का आने लगता है। ये नदियों में जाने लगता है। जब नदी में जाता है ना, तो बर्फ तुरंत नहीं पिघल जाता है। बर्फ ऐसा नहीं है कि नदी में मिलते पिघल जाएगा। ये यहाँ भी स्थलाकृति का निर्माण करता है। यहाँ ये क्या करेगा? स्थलाकृति का निर्माण करता है, जिसमें दो स्थलाकृति फेमस है। एक का नाम है एस्कर, एक का नाम है ड्रमलीन। देखिए, जब कभी भी नदी में ये उल्टा नाव की तरह बन जाता है, एक उल्टा चंद्राकार बर्फ जम जाता है, तो इसे कहते हैं ड्रमलीन। ये अक्सर मूवी में देखते होंगे, बर्फ तैरते हुए जा रहा है, इसे आइसबर्ग कहते हैं। ये उल्टा नाव की तरह होता है, ये हल्का सा नीचे गड्ढा होता है, ये इसको कहते हैं ड्रमलीन। कितने लोग अब ये बता सकते हैं कि निचवा गड्ढा कैसे हो जाता है? आखिर ये बर्फ तो होता ऐसे हम ऐसे, लेकिन निचवा गड्ढा क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि कमेंट ऑफ कर दिए, बता नहीं पाएंगे लोग आपको। नदी में जब बर्फ बह रहा है तो नदियां निचवा से ना बर्फों को बकोट बकोट के काटते रहती है, तो होता वो चौकोर है। होता क्या है? चौकोर है, लेकिन निचवा से नदियां इसको बकोट बकोट के काट लेती है। जैसे मान लीजिए ना, यहाँ दिखा देते हैं, बर्फ का टुकड़ा ऐसे है, नदी में तैर रहा है ये टुकड़ा। अब ये टुकड़ा भले ना नदी में तैर रहा है, लेकिन नीचे नदी में क्या है? पानी है। तो नीचे नदी में पानी क्या करेगा? इसको काट देता है, इसको धीरे 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 इसे कर कर करके क्या करता है? काट देता है। ये उल्टा नाव की तरह हो जाता है, इस शेप में हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? ड्रमलीन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? ड्रमलीन के नाम से जाना जाता है। ये ड्रमलीन का आकृति ले लेता है। ड्रमलीन, किसी को कोई दिक्कत है? ड्रमलीन किसे कहा जाता है? किसी को दिक्कत? ड्रमलीन। अब ड्रमलीन कट जाता है, एक वक्त आएगा जब ड्रमलीन छोटा छोटा कट जाएगा, यहाँ छोटे छोटे गुच्छा में इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब कभी भी बर्फ के टुकड़े छोटे छोटे गुच्छे में जमा हो जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है एस्कर। इन्हें क्या कहा जाता है? एस्कर कहा जाता है, एस्कर। छोटे छोटे टुकड़े में जमा हो जाते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एस्कर कहते हैं। ये सब एस्कर है, सब ड्रमलीन के टूटे हुए भाग हैं, एस्कर। उसके बाद ये पानी बन के चले जाते हैं सर। एस्कर आप भी देखे होंगे। पानी का एक बोतल ले लीजिए, एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, उसमें इतना बड़ा पानी का टुकड़ा डाल दीजिए, वो हो जाएगा आइसबर्ग। उस उठाइएगा तो नीचे से कट जाएगा, तो ड्रमलीन। कुछ देर में तो छोड़ दीजिएगा ना, टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे क्या कहेंगे? एस्कर। और उसका पूरा पानी बन जाएगा। ये क्या भैया? एस्कर। और ये बताइए तो ड्रमलीन। ड्रमलीन, एस्कर या ड्रमलीन? एस्कर या ड्रमलीन, को कोई दिक्कत नहीं है? एस्कर कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? ड्रमलीन कहेंगे? इधर आ रहे हैं बेचारों का पीडीएफ पढ़ने के लिए। कमेंटे ऑफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भैया आपका? क्या चीज ड्रमलीन है? ड्रमलीन। और ये हो गया एस्कर। और ये तो ऊपर से यहाँ पे बताएंगे। यहाँ अगर जमा है, ये रास मुटाने, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? हिमोड़ कहेंगे। इसी को कहेंगे मोरेन कहेंगे। आप बताइए, हम आपको जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, एस्ट्रोनॉमी, तो उसमें बताए थे कि मोरेन बर्फ में पाए जाते हैं, अंतरिक्ष में नहीं। ये मोरेन हो गया। ये बोलिए तो भैया यू आकार की घाटी हो गया, यू आकार की घाटी। और अगर इसमें भोंका हो गया वो, तो कॉल हो गया। इस पार से उस पार अगर भोंका दिखने लगा तो कॉल हो गया। इसी को कहा जाता है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ये हम आपको कंप्लीट बता दिए, सेट ग्रुप बाय ग्रुप इसमें हम आपको बताए हैं। कौन कौन सा ग्रुप था तो एक बार दोबारा बता देते। देखिए, सबसे अलग हम आपको बताए थे क्या चीज? कि भैया इसमें एक यू आकार की घाटी होती, यू शेप वैली। यू शेप वैली थी। यू शेप वैली के बाद अगला जो ग्रुप था वो दो ठो था, दूसरा तीसरा एक ही ग्रुप में थे सब। आप बताइए, लटकती घाटी। लटकती घाटी। और जो दूसरा ग्रुप था वो था आपका नुनाटक। नुनाटक। नुनाटक घुस गया था अंदर। ये दोनों एक में थे सब, ये दोनों एक में थे।
इसके बाद हम आपको बताए थे एक और चीज, अलग शेप में था वो, चौथा, पांचवा और छठवा, ये तीनों एक जैसे थे। एक था सर्क, सर्क यानी गड्ढा। अगर दो गड्ढे साइड में एक साथ हो गए तो बीच की उठी हुई जमीन को क्या कहते हैं हम? एरिटी, एरिटी। लाइन से खूब ज्यादा गड्ढा हो गया तो बीच बीच के खाली खाली जगह को क्या कहा जाता था? गिरी मतलब पहाड़, गिरी श्रृंग, गिरी श्रृंग कहा गया था, गिरी श्रृंग। ये तीनों एक जैसे थे सब, गिरी श्रृंग तीनों एक जैसे थे सब। इसके अलावा अगर देखेंगे तो दो और थे, दो और बताए हम आपको। कॉल, सतवां क्या बताएं? कॉल। भोंका हो जाए तो क्या हो जाता है? उसे कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल। आठ और नौ ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, आठ नौ कौन कौन सा भैया? अगर एक उल्टा नाव की तरह रहेगा तो ड्रमलीन हो जाएगा, और ड्रमलीन टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा, एक ही पास ऐसे ऐसे रहेगा जुटा जुटा, तो उसे क्या कहते हैं? एस्कर कहते हैं, एस्कर कहा जाता है। हो गया एस्कर, इसे क्या कहते हैं? एस्कर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है एस्कर तक में? होगा भी तो हमको कैसे पता चलेगा? कमेंट ऑफ हो चुका है, कमेंट हैज बीन ऑफ। अब आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कमेंट क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, दोबारा सुनिए, पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। क्लास के बाद आपको दिखेगा, क्लास पहले कर लीजिए फिर देखिएगा। पीडीएफ अपलोड हो गया है, क्लास चलते के बीच में आप खोल के देखेंगे तो नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। जो नदी समुद्र द्वारा बनने वाली स्थलाकृति बता दी है, हिमनद द्वारा बनने वाली स्थलाकृति बता दी है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ के हम ले लेते हैं, आप आंसर दीजिएगा मन मन, पता नहीं सही देंगे कि गलत। देखिए ये है आपकी यू शेप वैली। कौन सी वैली है? यू शेप वैली है। आगे बढ़ जाए, अब दूसरा देखते हैं हम लोग। ये क्या है? खाली जगह जो दिख रहा है, कॉल कहते हैं उसे। खाली जगह को क्या कहते हैं? कॉल। जो खाली जगह है उसे क्या कहेंगे? कॉल कहते हैं। जब भोंका हो जाए आर पार का तो उसे क्या कहा जाता है? कॉल कहा जाता है। भोंका को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल। खाली जगह को ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया आपका सर्क। दो ठो सर्क एक साथ बना देंगे, क्या हो जाएगा? ये उठा हुआ है एरिटी। अब कई ठो सर्क एक साथ बना देंगे, अब ये क्या हो जाएगा भैया? गिरी श्रृंग हो जाएगा। ये क्या हो गया? गिरी श्रृंग हो गया। इसको गिरा देंगे बर्फ की तरह, इसे रास मुटाने, भेड़ की बाल की तरह हो जाता है। रास मुटाने, या इसी को क्या कहेंगे हम लोग? रास मुटाने कहिए, या इसी को आप कहिए हिमोड़ कहिए, इसी को आप कहिए मोरेन कहिए, बात बराबर है। मोरेन से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग तटों के बारे में बता। कॉल क्या कहते हैं? चारों ओर से जो होल हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? कॉल कहा जाता है। आगे बढ़े। ड्रमलीन उल्टा नाव के समान आकृति बन जाती है, ड्रमलीन। ड्रमलीन टूट जाता है उसे क्या कहते हैं? एस्कर। इसके बाद ये पानी में मिल जाता है। सर्क गड्ढा होता है, दो गड्ढे एक साथ हो गए तो बीच की उठी हुई जमीन को एरिटी कहते हैं। लाइन से गड्ढे हो गए तो बीच बीच में का उठा हुआ भाग गिरी श्रृंग कहलाता है। लटकती घाटी, बड़े से ग्लेशियर के नीचे अगर कोई छोटा ग्लेशियर आ जाए तो उसे लटकती घाटी। पिघल के अंदर घुस जाए तो उसे क्या कहते हैं? नूनाटक के नाम से जानते हैं। अगला अब देखते हैं हम लोग तटों के बारे में। इसके बारे में, तटों के बारे में। तट किसे कहते हैं? समुद्री तट, तट। कोस्ट, तट या कोस्ट किसे कहा जाता है? तट कहिए या फिर कोस्ट कहिए, तट या कोस्ट किसे कहा जाता है? तट या कोस्ट क्या चीज होता है? जब कभी भी समुद्र का तट, तीन टाइप से आपको मिल जाएगा तट। एक होगा क्लिफ, एक क्या होगा? क्लिफ। एक होगा फियोर्ड, इंग्लिश हिंदी दोनों को कहते हैं फियोर्ड, फियोर्ड। इंग्लिश दोनों में फियोर्ड होता है। एक होता है रिया तट, रिया चक्रवर्ती नहीं, रिया तट। ये तीन पहले समझिए। फियोर्ड तट, रिया तट क्या होता है?
बर्फीले एरिया में समुद्री जल को हम लोग तट को हम लोग फियोर्ड तट कहते हैं। सी क्लिफ किसे कहा जाता है? समुद्र के अंदर एकदम भयानक सीधी खाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? सी क्लिफ। सी क्लिफ एकदम खड़ा समुद्री तट को हम लोग क्या कहते हैं? सी क्लिफ के नाम से जानते हैं। क्या यार, नहीं खुलेगा? समुद्र की एकदम खड़ी काट को हम लोग सी क्लिफ के नाम से जानते हैं। एकदम एक्यूरेट, एकदम खड़ा इसे काट रहेगा, उसी को हम लोग सी क्लिफ कहते हैं। सी क्लिफ जो होता है वो समुद्र वहीं का नहीं जहाँ का ढाल एकदम सीधा रहता है, उसे हम लोग सी क्लिफ कहते हैं। देखिए, समुद्र का जब एकदम खड़ा काट होता है जिसपे तैर और कोई नहीं पाएगा, एकदम सीधे हचाक से चल जाएंगे अंदर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सी क्लिफ कहते हैं। उसे सी क्लिफ कहते हैं, एकदम खड़ी ढाल। खड़ी ढाल, एकदम खड़ी ढाल रहेगी तो उसे क्या कहेंगे? सी क्लिफ। फ्योर्ड तट किसे कहते हैं? ये फ्योर्ड तट के बारे में समझिए। जब कभी भी समुद्र के किनारे जब कभी समुद्र के सतह पे ही बर्फ जमना चालू हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? हम लोग फियोर्ड तट कहते हैं। समुद्र के तट पर ही बर्फ जमना चालू हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? फियोर्ड तट। ये कहाँ देखने को मिले? आप खुद से सोच के देख लीजिए। इतना तो बुद्धि है आपको कि समुद्र तट पे बर्फ कैसे जम जाए। ऐसा एरिया कहाँ आता है? तो ऐसे एरिया हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में। आप अंटार्कटिका में देख सकते हैं, जहाँ समुंदर है वहीं बर्फ जमा है। समुद्र जहाँ है वहीं बर्फ जम। यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्वे वगैरह के एरिया में, तो यहाँ समुद्र के पास ही बर्फ जम जाएगा। ग्रीनलैंड समुद्र के पास जम जाएगा। कनाडा समुद्र के पास जम जाएगा। जब कभी भी समुद्र के तट पर बर्फ जम जाता है, यानी समुद्री तट रेखा के पास बर्फीले क्षेत्र के समुद्री तट को हम क्या कहेंगे? हम लोग फियोर्ड तट कहते हैं। पर क्वेश्चन पूछा है, बर्फीले तट को हम लोग क्या कहते हैं? फियोर्ड तट के नाम से जानते हैं। क्या भारत में कभी फियोर्ड तट मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। रीजन देखिए, फियोर्ड तट मिलेंगे तो केवल ध्रुवीय क्षेत्र में। फियोर्ड तट कहाँ मिलेंगे? ध्रुवीय क्षेत्र में, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो। इसी के बीच में क्या मिलेंगे? फियोर्ड तट। यानी समुद्र तट पर बर्फ नहीं जमता है। जहाँ पानी रहेगा वहाँ वो बर्फ को जमने नहीं देता है, हिला देता है उसको बढ़िया से। इसी समुद्र में वगैरह में जल्दी बर्फ नहीं जमता है, लेकिन वहाँ पे क्या जम जाता है? बर्फ जम जाता है। इसी वजह से लंदन से निकला था आपका टाइटेनिक जहाज, और इसी फियोर्ड तट के पास क्या हो गया? कनाडा के फियोर्ड तट के पास क्या हो गया? और टकरा कर टकरा गया, और वहाँ पे उससे बहुत सारे लोग हो गई थी। तो 1912 में, बहुत साल हो गए टाइटेनिक को, 108 साल टाइटेनिक फियोर्ड तट हो गया। अब इस फियोर्ड तट के बाद आता है रिया तट। फियोर्ड तट कहाँ पाया जाएगा आपसे अगर पूछेगा तो? ध्रुवीय क्षेत्र में। इस क्षेत्र में रिया तट क्या आता है? ध्रुवीय क्षेत्र में। और कहाँ पे? समुद्र के किनारे, नदी के किनारे नहीं, सागर के किनारे। रिया तट किसे कहा जाता है? रिया तट देखेंगे ना तो ये नदियों के पास अक्सर पाए जाते हैं। रिया तट, रिया तट भारत में देखने को मिलता है। इसमें नदियों में थोड़ा सा का अंतर होता है रिया तट में। देखिए, कभी कभी क्या होता है, समुद्र में पैरेलल पर्वत पाए जाते हैं। पैरेलल में पर्वत से भारत में यहाँ छोटे छोटे पहाड़ थे सर, लाइन से छोटे छोटे पहाड़ थे। यहाँ नहीं बना। अगले पेज, ये कोई जगह है, इसमें कोई छोटा सा पहाड़ यहाँ है, यहाँ पहाड़ है, कोई छोटा सा पहाड़ यहाँ है, यहाँ से पहाड़, ऐसे पहाड़ हैं सब छोटे छोटे। इन्हीं पहाड़ों के बीच में से नदियाँ निकल जाती हैं। नदियों को निकलना रहेगा तो कोई ऐसे निकल जाएगी, कुछ ऐसे निकले, ऐसे निकल जाएगी। तो समुद्र का जो समुद्र जो था आया था, अचानक नहीं आया था। आइस एज के बाद धीरे धीरे समुद्र आया था। आइस एज में एक वक्त था, आइस एज, उसमें क्या हुआ था? समुद्र धीरे धीरे आया। पहले जो आइस एज जो था, आइस एज में यहाँ तक बर्फ जमा रहता था, और यहाँ तक बर्फ जमा था। इसलिए इसे पूरे को क्या कहा जाता है? आइस एज। इसके ऊपर भी बर्फ था, इसके नीचे भी बर्फ था। यहाँ का बर्फ धीरे धीरे पिघलना चालू हुआ। ये बर्फ पिघल गया, और ये भी बर्फ धीरे धीरे क्या हुआ? पिघलना चालू हुआ।
आइस एज के बाद अभी के समय में बर्फ पिघल के पूरा ऊपर चले गए, अब बस यहीं यहीं पे बर्फ जमा हुआ है, नहीं तो पहले आइस एज में पूरा पृथ्वी पे बर्फ जमा। आइस एज का बर्फ जब पिघला ना, तो ये बर्फ क्या हुआ, जो समुद्र के तट थे यहाँ में पूरा का पूरा पानी भर गया, और पानी भरने के बाद क्या हुआ, ये पहाड़ों को ढक दिए, जो पहाड़ थे छोटे छोटे इन पहाड़ों को ढक दिए। जब इन पहाड़ों को ढक दिए, अभी इन पहाड़ों का केवल छोटा छोटा एरिया दिखने को, घूमने के लिए ये बहुत सुंदर देखने को मिलता है। आप मेन तट पर खड़े रहिए और आपको सामने पहाड़ दिखने को मिलेंगे, पहाड़ ऐसे सामने देखने को मिलेंगे। ऐसे तटों को हम रिया तट कहते हैं, ऐसे तट को रिया तट कहते हैं। ये बर्फ के पास नहीं होता है, यह तट कभी भी बर्फ के पास नहीं पाया जाएगा, ये नदियों के बीच में से निकल जाएगा। इसके बाद आता है डालमेटियन तट, ये भी सेम होता है। डालमेटियन तट कैसा होता है, ये एकदम इसी के जैसे होगा, कोई अंतर नहीं है। डालमेशियन तट, डालमेशियन तट क्या होता है, सेम इसी का रूप होता है, बस अंतर होता है पर्वतों का। जैसे मान लीजिए कोई जगह है, ये कोई जगह है और इसके सामने ऐसे ऐसे पहाड़ है, इस शेप में पहाड़ है। तो जब आइस एज खत्म हुआ था तो पानी भरना चालू हुआ, आइस एज जब खत्म हो गया तो पानी भरना चालू हुआ था। इसमें जब पानी भरा, इस वाले एरिया में, यहाँ जब पानी भरा तो हमको ये सामने ऐसे पैरेलल दिख रहे थे, धारा के पैरेलल। और जब इसमें पानी भरेगा तो ये वाला जो तट होता है, ये पानी भर गया इसमें। आइस एज के जब आइस एज खत्म हुआ था, वो आगे पढ़ना है आपको, कैम्ब्रियन यूज, आइस एज, ये सब के बारे में आगे पढ़ना है। ये जब खत्म हुआ तो ऐसा तट जो सीधे ऐसे सामने खड़ा था, रोधिका के रूप में खड़ा था, रोधिका के रूप, धारा को रोकने के रूप में, ऐसे पर्वतों को, ऐसे डूबे हुए पर्वतों को हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डालमेशियन तट। और इसे क्या कहते हैं, रिया तट। ये है रिया तट, रिया कोस्ट, रिया तट, रिया तट। तो देखिए, जब कभी भी ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है इसलिए हम आपको इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जब कभी भी जलमग्न पहाड़ियां, मतलब डूबी हुई पहाड़ियां, जब कभी भी जलमग्न पहाड़ियां समुद्री तट से लंबवत यानी 90 डिग्री यानी लंबवत हो, लंबवत, लंबवत, तो इसे कहते हैं रिया तट। देखिए, ये तट है और इसके लंबवत एक्यूरेट 90 डिग्री थोड़े हो गए, थोड़े पड़ रहे, लगभग बता। और इसमें क्या होता है, जब कभी भी जलमग्न पहाड़ियां तटों के पैरेलल हों, जैसे ये है यहाँ पे, इसे समानांतर या पैरेलल कहते हैं, समांतर या पैरेलल। जब कभी भी समानांतर या पैरेलल हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डालमेशियन तट। इसे क्या कहेंगे, डालमेशियन तट। भारत में ये वाले तट बड़ी ज्यादा देखने, समुद्र के किनारे, समुद्र में जाएंगे ना वहां पे तो अक्सर समुद्र में पहाड़ियां वगैरह ज्यादा देखने, डालमेशियन तट वगैरह। एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे, ये देखेंगे अगर आप, ये जो है आपका, ये है आपका समुद्री क्लिफ। देखिए एकदम सीधा घाट है, इनमें कौन जाएगा नहाने ससुरा, इन्हें से कूदेगा हचाक, सब निकलेगा किधर से ससुरा, उतर के किन्ने जाएगा, 20 किलोमीटर तैरते तैरते मरिए जाएंगे ससुरा, चढ़ेंगे कैसे। ये तट कौन सा है, इसे कहते हैं समुद्री क्लिफ। ये क्या चीज है भैया, ये क्लिफ है। तो इसे सी क्लिफ या समुद्री क्लिफ कहते हैं। क्लिफ किसे कहा जाता है, एकदम खड़ी घाटी को हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया आपका समुद्री क्लिफ। समुद्री क्लिफ पढ़ाई ही हम आपको, नहीं पढ़ाए हैं। अब इसके बाद आता है रियो फियोड तट, फ्योर्ड कोस्ट। फ्योर्ड कोस्ट किसे कहा जाएगा भाई, तो वहां बर्फ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तटे पे बर्फ जमा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, फियोर्ड तट कहा जाएगा। तभी मैं घूमने गया है, जब कभी भी समुद्र के तट पर बर्फ जम जाए तो उसे क्या कहते हैं, फियोर्ड तट। ये हमेशा जब भी पाया जाएगा तो ठंडे क्षेत्र में पाया जाएगा।
प्योर तट में जाएंगे नहाने तो ठंडा मार देगा आपको, जबकि ऐसे में नहाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये चारों ओर क्या है, सब पहाड़ है सब। जब कभी भी पहाड़ी एरिया में, समुद्री एरिया या पहाड़ वाले एरिया में जब समुद्र के तट पर बर्फ जमना चालू हो जाए तो इसे तट को हम लोग क्या कहते हैं, फियोर्ड तट कहते हैं। हमेशा ठंडा रहेगा, इमेज के हिसाब से भी आपको लग रहा है कि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही होगी। ये तट है फियोर्ड तट, ये जब भी पाया जाएगा तो ध्रुवी वाले एरिया में पाया जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वो ऊपर वाले एरिया में पाए जाते हैं। हम लोग के यहाँ फियोर्ड तट पाने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि तट का मतलब समुंदर होना चाहिए, और हमारे यहाँ जो बर्फ पड़ता है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ कोई भी बर्फ का कामे नहीं है, वहाँ पे समुंदर है ही नहीं, इसलिए हमारे यहाँ कभी भी फियोर्ड तट नहीं पाए जाते। हमारे यहाँ फियोर्ड तट देखने को मिलेंगे, नहीं देखने को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? डालमेशियन कोस्ट दिखा देते हैं आपको, वो पैरेलल रहेंगे सब। आ जाओ यार। इस कोस्ट को देख के बताइए, ये जो कोस्ट है ये है डालमेशियन कोस्ट। डालमेशियन कोस्ट का मतलब क्या होता है कि समुंदर के पैरेलल होते हैं। यहाँ आगे समुद्र दिख रहा है आपको, देखिए ये सारा समुद्र, ये सब सारे के सारे चीज कैसे हैं, सब पैरेलल है सब। जब ये पैरेलल रहते हैं सब, तो इसे हम लोग डालमेशियन कोस्ट के नाम से जानते हैं। जब कभी भी ये पैरेलल रहेंगे ना, पैरेलल होने के कारण इसे हम लोग डालमेशियन कोस्ट के नाम से जानते हैं, डालमेशियन कोस्ट के नाम से जानते हैं। और रिया कोस्ट कैसा होगा, जब यही कचड़ा एकदम सीधा सीधा रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिया कोस्ट। डालमेशियन कोस्ट और एक क्या होता है, रिया कोस्ट होता है। भारत में रिया कोस्ट पाए जाते हैं। कोस्ट आपको समझ में है, देख लो भैया। देख लीजिए ये रिया कोस्ट है। रिया कोस्ट कैसे है भैया, रिया कोस्ट, इसमें दोनों कोस्ट मिल जाएंगे आपको। ये देखिए, ये इस तट के क्या है, 90 डिग्री पे है। तट, ये तट है समुद्र तट, ये मेन जमीन है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला तट है रिया को तट। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो ये डालमेशियन हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा तो डालमेशियन हो जाएगा। तो रिया तट जो होता है ना, समुद्र के 90 डिग्री पे होते हैं सर। देखिए ये सब 90 डिग्री पे है सर, अब एकदम 90 डिग्री पे तो ये रिया तट हो जाएंगे सर। और ये कैसा हो गया भैया, ये डालमेशियन तट हो गया, डालमेशियन तट। और अगर यहीं बर्फ जम जाए तो कौन सा हो जाएगा, फियोर्ड तट। फियोर्ड से मतलब नहीं होता है कि रिया है या नहीं, बट फियोर्ड के लिए खराबी क्या है कि फियोर्ड हर जगह बनेगा नहीं। फियोर्ड जब भी बनेगा तो इसी एरिया में बनेगा, यहाँ फियोर्ड बनेगा नॉर्वे, उधर फियोर्ड, फियोर्ड के लिए। आगे बढ़ जाए, तट कितने टाइप के देखें, समुद्री क्लिफ देख लिए, क्या तट देखिए, क्लिफ देख लिए, डालमेशियन तट देख लिए, ये चारों तट। इसको बनाना पड़ेगा या ये समझने की चीज है यार। ये चारों चीज बता दी हैं, अब बताइए ये क्या चीज है, आंसर देंगे लोग। ये क्लिफ है, क्या है भैया, समुद्री क्लिफ। क्या चीज है, समुद्री क्लिफ है। ये फ्योर्ड तट है, और ये क्या है, डालमेशियन तट है, पैरेलल चलता है डालमेशियन तट। ये रिया तट है, रिया तट। ये यहाँ पे जो एरिया दिखा रहा है ये फियोर्ड तट के लिए, ये दोनों तटों के लिए दिखा। हम आपको समुद्री, समुद्री स्थलाकृति, समुद्र के तट की स्थलाकृति, नदी की स्थलाकृति, बर्फ की, अब केवल एक स्थलाकृति, और वो बता है कि वायु द्वारा बनाया गया मरुस्थल, यानी बालू से स्थलाकृति। हवा जो होती है ना, बालू को उठा के कहीं सैंड ड्यून बना देगा, कभी कुछ बना, यही सब चीज देखने को मिले। आज के लिए इतना ही, आज नेक्स्ट क्लास अब कल करेंगे। ठीक है, पीडीएफ डाल दिए हैं, मिल जाएगा आप लोग क्लास के बाद।